मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों के बीच बढ़ा है पुलिस कार्रवाई का डर। मुख्यमंत्री ने शामली में 290 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण आज से हुआ शुरू। लोकसभा में दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में दिल्ली में हुई हिंसा पर शोर शराबे से कार्यवाही हुई बाधित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 49,568 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट जारी किया। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड को दी बधाई। और निर्भया के चारों दोषियों को फांसी एक बार फिर टली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में 290 करोड़ लागत से 18 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन और कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शामली के शहीद को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अब कैराना से व्यापारियों का पलायन नहीं बल्कि अपराधियों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा, उनकी सरकार पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस कर रही है ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से डरे। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं में सबकी भागीदारी होगी, लेकिन किसी का भी तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शामली में मेडिकल कॉलेज 1 साल से स्वीकृत हो जाएगा। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ। पहले पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, हम लोग आते थे। मुझे याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव में आया था तब भी वही शिकायत थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था तब भी वही शिकायत थी। लोग कहते थे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तब भी लोग हमसे कहते थे कि यहां पर पर्व और त्योहार नहीं मना सकते। आज कोई कह नहीं सकता। आज तो हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी हमें नहीं देनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हम लोगों ने 2 फरवरी से प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला लगाने का निर्णय लिया था। आज उसका 5वां संस्करण था और मैं चाहूंगा हम सब प्रयास करें, प्रत्येक रविवार को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम आरोग्य मेला आयोजित करें, जिसमें डॉक्टरों की टीम जाएगी, वहां जांच होगी, निःशुल्क परामर्श भी किया जाएगा और दवा के वितरण के साथ साथ वहां पर पोषण मिशन के संबंध में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जो गोल्डन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, इन सब के वितरण की व्यवस्था भी वहां पर देने का कार्य होगा। अगर हम इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हैं तो हर एक गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के लोगों को 2,821 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सौंपी। इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग, जिला अस्पताल सहित कई फुट ओवरब्रिज और कई ढांचागत सुविधाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नोएडा प्रवास के दूसरे दिन नोएडा वासियों के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कुल 1,452 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें बोटेनिकल गार्डन मेट्रो के पास मल्टी लेवल पार्किंग सहित एक जिला अस्पताल का भवन भी शामिल है। मल्टी लेवल पार्किंग में करीब 7,500 कार एक साथ पार्क की जा सकेंगी। इससे नोएडा से दिल्ली जाने वालों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप आज नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से उस परिकल्पना को साकार करते हुए 2821 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक साथ
नोएडा वासियों को प्राप्त हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1369 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसमें सेक्टर 94 में कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर, सेक्टर 151 में गोल्फ कोर्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। नोएडा में युवाओं के रोजगार के लिए एक स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। पूरे नोएडा को LED से लैस किया जाएगा। कौशल हासिल करने के बाद अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को 2500 रुपए महीने की मदद भी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके तैयार होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई इन सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने जेवर में करने का कार्य प्रारंभ किया है। ये जेवर का ये एयरपोर्ट यहाँ पे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार भी लेकर के आने वाला है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है। संवाद बनाकर इन समस्याओं का समाधान करना, जो नियम के अनुरूप होगा उसको करने में कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए और बिना उसको लटकाए, बिना भटकाए हम उसको समस्या को समाधान के अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उत्तर प्रदेश में आयुक्त सिस्टम लागू किया गया है। इसके लिए नोएडा में सेक्टर 108 में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस तैयार किया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री नोएडा आने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी नोएडा यात्राओं के जरिए ये साबित कर दिया है कि सत्ता का स्थायित्व सरकार की दूरगामी सोच निर्धारित करती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर शोर शराबा किया। लोकसभा के सदस्य दिवंगत वैद्यनाथ प्रसाद महतो को श्रद्धांजलि देने के बाद निचले सदन की बैठक दोपहर 2 बजे जैसे ही फिर शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर चर्चा शुरू करवाने का निर्देश दिया। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस संसद की मर्यादा को बनाए रखें और मैं पूरे सदन से व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करूंगा कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं इसमें हस्तक्षेप कर और इसकी गरिमा को बढ़ाए रखें। आज व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी हूं। इस दौरान कांग्रेस एवं भाजपा के कुछ सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने हंगामे के लिए विपक्ष पर हमला बोला। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर चर्चा की मांग की। सभापति ने कहा कि दिल्ली में हिंसा एक गंभीर मसला है। जब दिल्ली में हालात सामान्य हो जाएंगे और नेता सदन, नेता विपक्ष और संबंधित मंत्री से विचार विमर्श के बाद सदन में इस पर चर्चा भी करा ली जाएगी। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। 2 बजे राज्यसभा में कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इसी हंगामे के बीच सरकार ने केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक पेश कर दिया और उस पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़ती हुई क्षमता का परिचय दिया और इसे दुनिया के कई बड़े फैसलों में बदलाव भी दिखाई दिया। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संवाद 2020 में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ अभियान में पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। The last few years have demonstrated a growing Indian capacity to contribute to the global discourse and make a difference to international outcomes. We have significantly shaped the connectivity debate at a time when the world was still very confused, and backed that up with a plethora of projects, including in our immediate neighborhood. Our single-minded campaign against terrorism has brought that issue into sharp focus in key world forums, including the G20. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज 49,568 पुलिस कांस्टेबलों की हुई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। लखनऊ में आज अपर पुलिस सचिव गृह
अवनीश अवस्थी और पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने शामली जिले में नए पुलिस लाइंस का उद्घाटन किया था और अब ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष पूरी करने पर बोर्ड को बधाई दी है। महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अब तक 1,35,000 से ज्यादा सीधी भर्ती से और 1,657 मृतक आश्रितों से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिसका रिजल्ट आज जारी किया जा रहा है। आपके संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो गृह मंत्री भी है, उन्होंने एक एक चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का उन्होंने एक एक करके कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं और जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। जी, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल सिविल पुलिस और पीएसी का 2018 बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड द्वारा 49,568 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इनमें 31,360 सिविल पुलिस के और 18,208 पीएसी के हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने 41,000 का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो पीएसी के उसमें 18,000 कर्मचारी थे। इस प्रकार पीएसी में 18 + 18 36,000 कर्मचारी हो जाएंगे और पीएसी पूर्णतया हाउसफुल रहेगी। सिविल पुलिस में भी अभी तक हम लोगों ने टोटल 88,298 इस रिजल्ट को मिला के भर्ती कर चुके हैं। इस प्रकार अगर आप टेबल में देखें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी तक हम लोगों ने 1,37,253 लोगों की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। निर्भया के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पूर्व आदेश के मुताबिक चारों को कल 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। इससे पहले एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजी थी, जिस पर फिलहाल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। अक्षय और पवन ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की अपील की थी। दया याचिका गृह मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली के कई इलाकों में कल अफवाहों का दौर चला। इससे कुछ समय के लिए दिल्ली सहम गई, लेकिन जल्द ही फैली अफवाहों पर से दिल्ली पुलिस ने पर्दा उठाया और लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही लोगों से अपने क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की बात कही। इस बीच दिल्ली के 5 इलाकों में फैलाई गई अफवाहों के मामले में पुलिस ने रोहिणी से एक अफवाहबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नशे में पीसीआर को कॉल करके फायरिंग होने की बात कही थी। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में हिंसा की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में स्थिति सामान्य है और वरिष्ठ अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएं। ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं। उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें।
नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी तरह शांति है। पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है और दिल्ली के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की रॉयट रिलेटेड कॉल नहीं है और पूरी शांति है, अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और जो भी ऐसी अफवाहें फैलाएगा या हेटेड स्पीच या मैसेज भेजेगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में टाली गई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तय समय के अनुसार आज से फिर शुरू हुई। परीक्षा में छात्रों की 98% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। खजूरे खास में बोर्ड की परीक्षा देने गए स्टूडेंट्स का वेलकम पुलिस ने गुलाब का फूल देकर किया और पेपर के लिए उन्हें ऑल दी बेस्ट भी कहा। उत्तर प्रदेश के निदेशक जनगणना संचालन ने आज राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात की। इस दौरान निदेशक जनगणना ने राज्यपाल को जनगणना प्रशिक्षण सामग्री भी भेंट की और उन्हें जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने जनगणना के काम की सफलता और इसे समय पर पूरा होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में नगर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्त रहे वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन पर उनके बुलंदशहर स्थित आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सिरोही के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। श्री सिरोही 76 वर्ष के थे और इलाज के लिए दिल्ली में भर्ती थे। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि व्यक्त करने वालों में भाजपा नेता सुरेश राणा, संजीव बलियान, अशोक कटारिया, भूपेंद्र चौधरी और आसपास के जनपदों के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होने के साथ एक जिम्मेदार नेता थे। उनका दिवंगत होना पार्टी की एक अपूरणीय क्षति है। दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ मिलकर के स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये हम सब की भावनाएं हैं। योगी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर देखने प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया लखीमपुर खीरी जनपद के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया तथा चिकित्सालय में मिली खामियों को उजागर करते हुए चिकित्सालय प्रशासन और डॉक्टर्स को निर्देश दिए। बाद में उन्होंने नवनिर्मित 200 बेड का शिशु एवं मातृ चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और तीमारदारों से बातचीत की। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि परिवहन विभाग में सरकार भ्रष्टाचार की कमर तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। कहीं भी भ्रष्टाचार हो, ये तय मानिए कि हम भ्रष्टाचार की कमर तोड़ेंगे, कोई भी बच नहीं पाएगा। और मेरे पास आज शिकायत आई है, उसका संज्ञान मैंने लिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, पहली बात तो ये योगी सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सर्वविदित है, सर्वज्ञात है, जन जन को ये बात ज्ञात है। इसलिए कोई यहाँ करप्शन करने वाला टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और बचेगा नहीं। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे देश के जाबाज सैनिकों में से एक बागपत के रहने वाले सेना के लांस नायक अनुज चिकारा को उनकी बहादुरी के लिए सेना ने मेडल सम्मान से सम्मानित किया है। उनके अपने गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोर शोर से उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान भाव विभोर सैनिक ने कहा कि उसने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसका उसे गर्व है और वो इसी तरह से आगे भी देश के दुश्मनों को मुठभेड़ में मार गिराएगा। सैनिक के माता पिता ने भी बेटे को सम्मान मिलने पर गर्व होने की बात कही।
सेना मेडल से सम्मानित किया गया मेरे को। उस उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने मेरे को यहाँ पे आकर सम्मानित किया बड़े हर्षोल्लास के साथ में। मैं 2 जनवरी 2017 से लगा के अपना नवंबर 2019 तक फर्स्ट RR बटालियन में रहा हूँ। मेरी पेरेंट्स यूनिट जो है 5 मार बॉर्डर से, तो वहाँ पे फर्स्ट RR बटालियन के अंदर मैंने अपनी यूनिट के साथ कंपनी के साथ में मिलकर कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसमें मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे कमांडर ने, मेरे CO ने मेरा नाम सेना मेडल के लिए नियुक्त किया भेजा था। 27 फरवरी को मेडल दिया था, मेरे बेटे के साथ में रहा था और वहाँ जो है लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको सम्मानित किया। और फिर उन्होंने जो है मुझे भी आने के लिए से मिले हैं, हाथ मिलाए हैं, उन्होंने सम्मानित मुझे किया। आपके बेटे ने देश का नाम ऊँचा किया है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे सैनिक के पिता हैं। कौशाम्बी में चायल के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने अपनी जुड़वा बेटियों रिद्धि सिद्धि का पहला जन्मदिन मनाते हुए कौशाम्बी की 28 बेटियों को भी उत्सव में शामिल किया और उनके साथ मिलकर मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए एक मिसाल बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से इन सभी बेटियों के लिए शुभकामना संदेश से भरा एक पत्र भेजा। जन्मदिन मनाने के लिए आने वाली बेटियों के लिए विधायक की तरफ से LED टीवी, घरेलू सामान आदि उपहार में दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ऐसे आयोजन से बेटियों को नई उड़ान भरने का मौका मिलेगा। बेटी का बर्थडे, अपने बेटे का बर्थडे तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन जिले भर की बेटी का बर्थडे मनाने के लिए जो हौसला और जो दिल दिखाया है इन्होंने, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं देख रहा था उन सब बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी का भाव था। ऐसा लग रहा था कि उनके अपने घर में, अपने आंगन में ये बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा लगा। बेटियों को प्रमोट करने के लिए बेटियों का स्तर हम कितना बढ़िया करें। हम एक ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बेटियों को लेकर बड़ी निगेटिव सोच है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, सबका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। आज माननीय मंत्री जी ने भी अपने हाथों से उपहार दिया सभी बच्चों को। आज बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। चाहे विधानसभा ही नहीं, पूरे कौशाम्बी की मैं बात करता हूँ, बेटियों का सम्मान बढ़ा है। जनपद कासगंज में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण पूरा कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निम्न स्तर के उर्वरा शक्ति वाले गांवों का मॉडल विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद के 7 ब्लॉकों से एक गांव चिन्हित किया गया है जिनकी उर्वरा शक्ति काफी कम है। उन मॉडल गांवों की मृदा के स्वास्थ्य का पुनः परीक्षण कर 2994 मृदा स्वास्थ्य कार्ड और वितरित किए गए हैं। इस तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है और कार्ड में दिए गए मानक के अनुसार अपने खेत में उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में कर रहे हैं। इससे कम लागत में अधिक उपज भी प्राप्त हो रही है। हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जनपद स्तरीय। यहाँ हम अपनी मिट्टी की जांच करते हैं। जितने जो भी हमारे विभाग से जितने भी मृदा नमूने आते हैं या किसान लेकर आते हैं, और जांच के बाद हम उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराते हैं। उस हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में हमारे जितने भी जैव उर्वरक हैं, खाद हैं, इन सब के बारे में पूरा संयोजन, पूरी जानकारी दी होती है। तो किसी भी फसल के लिए किसान कितना उसमें अपना जो कुछ भी उसे NPK या फिर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना किस मात्रा में लगाना है, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। तो उसके हिसाब से किसान जब अपने खेतों में उस चीज़ को लगाता है तो उसे फायदा भी मिलता है, क्योंकि उसकी लागत में कमी आती है। हमारे मोनपुरा में कृषि मृदा वो खुला है, उससे हमने मिट्टी की जांच कराई है खेती की, तो फसल अच्छी पैदावारी हो रही है। गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब फसल अच्छी पैदा हो रही है और मिट्टी के जरिया हो रही है। मिट्टी की जांच कराते रहो तो फसल अच्छी होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि पहले उनके खेतों से उनकी मिट्टी का नमूना लिया जाता है। उसके बाद उस नमूने की लैब में जाँच की जाती है। हमारे ज़िले के नमूनों की जो जांच है उसके लिए हमारे ज़िले में ही लैब बनी हुई है, जो कि मोहनपुरा पर बनी हुई है। उसके बाद उनका किसान का विवरण और उसकी जो मृदा परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको ऑनलाइन भारत सरकार के पोर्टल पर उसको
फीड कराया जाता है और ऑनलाइन ही उनका उर्वरकों की संस्तुति के सहित वो कार्ड प्रिंट होता है जो किसानों को उपलब्ध कराया। बाराबंकी के पीएल मेमोरियल पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में मूल्यों का ह्रास, चुनौतियां, कारण एवं निवारण पर अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज शिक्षा का परिदृश्य बदल गया है। पहले के दौर में शिक्षण संस्थाएं जीवन मूल्यों की प्रतिबद्धता के लिए खोली जाती थीं, अब ये प्रतिबद्धता समाप्त हो रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण के कारण ये बदलाव आया है। अब शैक्षिक संस्थाएं केवल लाभ के लिए खोली जा रही हैं। समाज में मुनाफा प्रधान वातावरण बन गया है। उन्होंने बच्चों को अध्ययन करने के टिप्स दिए और कहा कि अतिथि देवो भव के साथ अध्ययन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के निर्माण के लिए सक्रिय लोग, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, स्कूल और राजनेता जिम्मेदार होते हैं। कोई भी समाज, उसका कोई अंश एक जिम्मेदार नहीं होता, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार होती है। उस सोसाइटी के सक्रिय लोग जिम्मेदार होते हैं, लेखक जिम्मेदार होते हैं, पत्रकार जिम्मेदार होते हैं, साहित्यकार जिम्मेदार होते हैं। राजनीति सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, इसलिए राजनीति जिम्मेदार होती है, स्कूल जिम्मेदार होते हैं। तो सब लोग मिलकर चाहेंगे तो माहौल ठीक होगा और माहौल ठीक हो रहा है। सीएम योगी की भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हर जगह देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नगर निगम में हुए घोटाले पर कड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने 5 विभागीय कर्मचारियों को निलंबित किया है। वाराणसी के नगर निगम में साल 2014 में शहर को सुंदर बनाने के लिए कई गाड़ियां खरीदी गई थीं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मेंटेनेंस होता रहा। घोटाले का खेल खड़ी गाड़ियों में मेंटेनेंस के नाम पर 22,85,000 का सामान बदलाए बिना फर्मों को भुगतान कर दिया गया। जांच के बाद पूरा मामला सामने आया। नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। उनके टर्नओवर में, उनकी बैलेंस मेंटेनेंस में और उनके रिकॉर्ड्स में अनियमितता होना, तो ये सब फैक्ट्स जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो हाइलाइट्स रही फाइंडिंग के, ये उससे निकल कर आए। और उस क्रम में आज 5 संबंधित लिपिक, 2 पंप लिपिक, 1 जूनियर फिटर, 1 हमारे स्पेयर पार्ट्स कीपर और 1 जेई परिवहन, इनको निलंबित किया गया है तत्काल रूप से। और जो प्रभारी परिवहन थे एक्सीएन, उनके विरुद्ध शासन में दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक संस्तुति करके भेजी गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बीच कन्नौज जिले के रहने वाले शैलेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसी पहल की है जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के जो कार्ड छपवाए हैं उसमें नागरिकता संशोधन कानून लोगों से सपोर्ट करने की अपील की है। इस कानून से देशवासियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस कानून के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जबकि इससे किसी को भी नुकसान नहीं है। देश भर में सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने शादी के कार्ड में मोदी जी की फोटो सपोर्ट की है। देश भर में जो फैला विरोध है उसको कम किया जाए और सभी लोग सीए और एनसीए का सपोर्ट करें। ये जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं। मेरी बेटी वो भी संदेश देना चाहती है कि इसमें जो कार्ड छपे हैं उसमें मोदी जी की फोटो, सीए एनआरसी का विद समर्थन। हम लोगों को, समाज को एक चेतना जागृत करनी चाहिए कि समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है सीए के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। इसी बात में मेरा पूरा परिवार इसका समर्थन करता है। बाराबंकी जिले में प्रदेश के वन एवं जंतु पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरख में आयोजित विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सरकार की जिम्मेदारी संभाली है तब से पूरा उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु के आंकड़े देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसके
नियंत्रण के लिए अभियान चलाया है। इस कार्य में आम जनमानस सहयोग करे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा बहुओं से कहा कि वे घर घर जाकर संचारी रोग नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से क्षेत्र के विद्यालय में साफ सफाई के महत्व के प्रति बच्चों को जागरूक करने की बात कही। देश की सरकार की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के रास्ते में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़े। पूरा प्रदेश पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, यह हमारी सरकार की सोच और प्राथमिकता है। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।